गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस कर रहे थे और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था ऑलरेडी। आगे हम लोग बढ़ते हैं उससे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है जब नेफ्रॉन में होता है उसके बाद आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। अब मैं रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि जो हम लोगों ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में पढ़ा था कि GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी के अंदर, हमारी किडनीज के अंदर हर दिन, ठीक है, 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। हर मिनट 125 ml के हिसाब से हर दिन हमारे बॉडी में 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब 180 लीटर प्रोड्यूस होता है तो क्या हम लोग 180 लीटर पानी दिन भर में एक्सक्रीट कर देते हैं, या 180 लीटर पानी क्या दिन भर में पीना हमारे लिए पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ना ही हम इतना वेस्ट मटेरियल, इतना यूरिन भी हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। कोई भी अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो पूरे दिन के अंदर, एक पूरे दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो 2 लीटर यूरिन ही प्रोड्यूस कर पाता है। और छोटे बच्चों में तो यूरिन का वॉल्यूम जो है वो और भी ज़्यादा कम होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके कंपैरिजन में हम लोग देखें तो जितना यूरिन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो 180 लीटर को अगर मैं 1.5 या 2 लीटर के कंपैरिजन में देखूं तो ऑलमोस्ट ऑल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो 99% ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब कि 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारी बॉडी में। बाकी जो 1% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो एक्चुअली यूरिन में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है। तो 99% जो है रीअब्जॉर्प्शन के हेल्प से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर या जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से प्रोड्यूस होती हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं और सिर्फ उसमें से 1% जो सब्सटेंसेस हैं वो यूरिन में एक्चुअली कन्वर्ट होते हैं और उनका एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के वॉल्यूम को कम किया जाता है, हमारी बॉडी जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के वॉल्यूम को जहाँ पर कम करती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और क्योंकि ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है ये हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर PCT DCT लूप ऑफ हेनले के अंदर यानी कि ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कह रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी लोकेशंस हैं, या ये कहना चाहिए कि जितने भी सेगमेंट्स हैं नेफ्रॉन के, जितने भी पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, PCT DCT और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो भी प्रोड्यूस होता है उसके अंदर की जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका मेजर रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। और इनके रीएब्जॉर्प्शन करने की वजह से ही क्या होता है कि यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो पाता है और यूरिन का जो वॉल्यूम है वो कम हो पाता है। तो जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी रीजन्स हैं नेफ्रॉन के, हर रीजन में जो है अलग अलग तरीके का रीएब्जॉर्प्शन होता है, अलग अलग सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जितने भी ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर में क्या है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में, ठीक है। तो अलग अलग रीजन है, अलग अलग रीजन में अलग अलग सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं PCT पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब PCT जो है, PCT मेजर क्या कहना चाहिए, मेजर सेगमेंट होता है या मेजर एरिया होता है रीएब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, अबाउट 65% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन PCT के अंदर होता है, ठीक है। तो PCT के अंदर क्या क्या चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं,
ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन के आयंस हैं, उसके अलावा फॉस्फेट आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, और वाटर के साथ कुछ अमाउंट में यूरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसको रीअब्जॉर्ब करने का काम होता है पीसीटी का, ठीक है। तो अब ये जितने भी रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस हैं ये तो या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होंगे या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकते हैं या फिर डिफ्यूजन से भी हो सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम पोटेशियम आयंस जो हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है। उसके अलावा क्लोराइड आयंस, यूरिया और जो दूसरे सॉल्यूट्स हैं ये सारे के सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है इनका एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ठीक है। अब पीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ, पीसीटी का रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में अब जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है वो कैसा बन जाता है, वो बन जाता है आइसोटोनिक फिल्ट्रेट बन जाता है, ठीक है। अब ये जो आइसोटोनिक फिल्ट्रेट है ये प्लाज्मा के कंपैरिजन में आइसोटोनिक है, ठीक है। अब यही फिल्ट्रेट जो है ये कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेनले की तरफ जाता है। तो पहले क्या आता है, डिसेंडिंग यानी कि नीचे की तरफ जाता है लूप ऑफ हेनले। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जो है अगेन किस किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसमें बेसिकली ज़्यादातर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितने भी सॉल्यूट्स हैं वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं होते। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक्सक्लूसिवली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो फिल्ट्रेट है वो क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा बन जाएगा, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट है वो क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो कहाँ जाता है, अगेन ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो इम्परमिएबल टू वाटर है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस और यूरिया के लिए पार्शियली परमिएबल है। तो इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। उसके बाद में अब जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस का और यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अब जो फिल्ट्रेट है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या हो जाएगा, अगेन हाइपोटोनिक हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डीसीटी जो है इसमें बेसिकली एल्डोस्टेरॉन नाम के हार्मोन का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो हमारे किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन का इन्फ्लुएंस जो है वो डीसीटी पे काफ़ी रहता है, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिवली, क्लोराइड आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। एक और हार्मोन यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, वो है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच बोलते हैं उसको। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है उसका भी इन्फ्लुएंस डीसीटी के ऊपर रहता है, और उसके इन्फ्लुएंस में आ करके जो डीसीटी है वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। उसके अलावा अब डीसीटी में जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ वो एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में होता है, और एल्डोस्टेरॉन को न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम का एक रीजन होता है हमारे ब्रेन में, वो एक्चुअली सिक्रीट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अब जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ, अब रीएब्जॉर्प्शन होने से जो फिल्ट्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया आइसोटोनिक में अगेन, ठीक है। अभी तक हाइपोटोनिक था, हाइपोटोनिक से अब ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में फिर वो क्या बन गया, आइसोटोनिक बन जाता है, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्स जो है इसके अंदर भी कुछ कुछ रीएब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का, जैसे कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब कंसिडरेबल कह रहे हैं मतलब भाई इतना होता है कि
वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, डिट्रीमेंटल होता है यूरिन के वॉल्यूम को डिसाइड करने में। ठीक है, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो भी कलेक्टिंग ट्यूब में रीएब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे फिर किसका इन्फ्लुएंस होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, एडीएच का ही इन्फ्लुएंस होता है कलेक्टिंग ट्यूब के ऊपर भी, और उसके इन्फ्लुएंस में आके कलेक्टिंग ट्यूब जो है वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं रिलीज भी होती हैं, मतलब जो आपका कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है किडनी का, उसमें से निकल के कुछ चीज़ें जो हैं वो रिलीज भी हो सकती हैं कलेक्टिंग ट्यूब, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले में भी। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग उसके इन्फ्लुएंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सोडियम जो है वो भी कलेक्टिंग ट्यूब में रीएब्जॉर्ब होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में आकर के। अब ये जो फाइनल फिल्ट्रेट बना वाटर और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन के बाद में, अब ये जो फाइनल फिल्ट्रेट बना ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है यूरिन। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और यूरिन जो है वो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में यूरिन इज हाइपरटोनिक। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक टर्म है, ठीक है, जिसको मैं मेंशन करूँगी। दिस टर्म इज नोन एज रीनल थ्रेशहोल्ड। ठीक है, ये एक टर्म है रीनल थ्रेशहोल्ड। ठीक है, अब रीनल थ्रेशहोल्ड होता क्या है? ठीक है, रीनल थ्रेशहोल्ड जो है किसी भी सब्सटेंस का वो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है जहाँ तक उस सब्सटेंस का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन जो है वो नेफ्रॉन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, रीनल थ्रेशहोल्ड जो है वो किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब ऐसा कॉन्सेंट्रेशन कि उस क्वांटिटी तक आकर के या उस कॉन्सेंट्रेशन तक आकर के उस सब्सटेंस का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो सके, किसके थ्रू, नेफ्रॉन के थ्रू। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई सब्सटेंस है XYZ, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग 100 μl है। ठीक है, इसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं कि 100 μl है। ठीक है, तो ये XYZ का जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 μl है। ठीक है, तो इतने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ XYZ सब्सटेंस का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन अगर नेफ्रॉन के थ्रू हो जाता है, तब ये जो 100 μl का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम लोग बोलेंगे रीनल थ्रेशहोल्ड। ठीक है, तो मतलब अगर इतने कॉन्सेंट्रेशन में ये XYZ सब्सटेंस अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट रहता भी है, तो भी ये जो इतना कॉन्सेंट्रेशन या इतनी क्वांटिटी ऑफ XYZ सब्सटेंसेस है, ये नेफ्रॉन क्या करेगा, उसको कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब करेगा, और ये XYZ सब्सटेंस जो है ये यूरिन का पार्ट नहीं बनेगा, यूरिन में शो नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल थ्रेशहोल्ड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ग्लूकोज का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, तो ग्लूकोज का जो रीनल थ्रेशहोल्ड है, ग्लूकोज का जो रीनल थ्रेशहोल्ड है दैट इज अबाउट 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ग्लूकोज का रीनल थ्रेशहोल्ड क्या है, 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब हर 100 ml ब्लड के अंदर 180 mg ग्लूकोज रह सकता है। तो ये क्या है, उसका रीनल थ्रेशहोल्ड है। तो मतलब जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा, तो उस ड्यूरेशन में इतना ग्लूकोज 180 mg ग्लूकोज जो है, ठीक है, वो नेफ्रॉन इजीली क्या कर सकता है, रीएब्जॉर्ब कर सकता है। और इतने ही कंसंट्रेशन में अगर ग्लूकोज ब्लड के अंदर रहा
तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा कंप्लीट। और ये जो ग्लूकोज है ये यूरिन का पार्ट नहीं बनेगा, यूरिन में शो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि डायबिटीज़ हो जाता है लोगों को, तो डायबिटीज़ के केस में ब्लड ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर 180 mg पर 100 ml का कंसंट्रेशन एक्सीड होता है, उससे ज़्यादा होता है, 200 mg पर 100 ml हो गया या 250 mg पर 100 ml हो गया, अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, तो अगर 250 mg पर 100 ml ग्लूकोज बनता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो उसमें से क्या होगा कि 180 mg ग्लूकोज जो है वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्लूकोज है, बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ द ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और वो यूरिन के साथ जो है, क्योंकि एक्स्ट्रा है वो ग्लूकोज, तो यूरिन के साथ वो ग्लूकोज जो है वो बॉडी के बाहर निकलने लगेगा, यूरिन के अंदर शो होने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इस चीज़ को, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि भाई पर्सन को क्या हो गया, डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है। तो 180 mg पर 100 ml जो है वो ग्लूकोज का क्या है, रीनल थ्रेशोल्ड है। इतने क्वांटिटी में या इतने कॉन्सेंट्रेशन में अगर ग्लूकोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट बनता है, तो इतना ग्लूकोज जो है उसको नेफ्रॉन क्या कर सकता है, रीएब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द टर्म ऑफ रीनल थ्रेशोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के बारे में। अब बात करते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। सॉरी, अभी तक रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया था, अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ये सोचो कि अभी तक हम लोग रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे थे कि रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसके हेल्प से क्या होता है कि यूरिन का जो वॉल्यूम है वो कम होता है ना, यूरिन का वॉल्यूम कम होता है। तो हम लोग फिर सिक्रीशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अगर कोई भी एक्स्ट्रा सिक्रीशन हुआ तो फिर से यूरिन का वॉल्यूम क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है ना। तो ऐसा क्या है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि ये जितना भी आपका पीसीटी, डीसीटी है और लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये रीएब्जॉर्प्शन करने के साथ साथ सिक्रीशन का भी काम करते हैं, ठीक है। किस चीज़ का सिक्रीशन? ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कई सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के थ्रू नेफ्रॉन में एंटर नहीं करते। कई सारे सब्सटेंसेस हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के थ्रू क्या करते हैं, नेफ्रॉन को एंटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस का रिमूवल होना भी ज़रूरी है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के थ्रू रिमूव नहीं हो पाते लेकिन जिनका रिमूवल ज़रूरी है, ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और इनफैक्ट कलेक्टिंग ट्यूब जो है उसके थ्रू भी क्या करती हैं, अंदर एंटर करती हैं नेफ्रॉन में और यूरिन का पार्ट बनती हैं और यूरिन के साथ हमारी बॉडी के बाहर निकल जाती हैं। तो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन में यूरिन का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फाइनल यूरिन प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? फाइनल यूरिन प्रोड्यूस होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के बाद में, ठीक है। तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो है वो पीसीटी में भी होता है, लूप ऑफ हेनले में भी होता है, डीसीटी में भी होता है और कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर भी जो है ये प्रोसेस होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का। तो कौन से पार्ट में किस चीज़ का सिक्रीशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ट्यूब्यूलर सेल्स जो होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स के बारे में मैं बात कर रही थी, ट्यूब्यूलर सेल्स जो हैं वो रीएब्जॉर्प्शन के साथ साथ क्या करते हैं, सिक्रीशन का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या करती हैं, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस, वेस्ट मटेरियल्स को सिक्रीट करती हैं सो दैट दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द यूरिन, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, ठीक है, क्रिएटिनाइन होता है, हिपुरिक एसिड होता है, पिगमेंट्स होते हैं, कई सारे जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा पेनिसिलिन होता है, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये सिक्रीट होते हैं, सिक्रीट होकर के पीसीटी से एंटर करते हैं नेफ्रॉन को। क्या क्या? क्रिएटिनिन, हिपुरिक एसिड, पिगमेंट्स, ड्रग्स, डिफरेंट टाइप के पेनिसिलिन जो है ये
एक्टिवली सिक्रीट होते हैं किसके अंदर, पीसीटी के अंदर एक्टिवली सिक्रीट होते हैं। कहाँ से आते हैं, ये आते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड के थ्रू, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड के थ्रू। उसके अलावा पीसीटी पे हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का भी सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो पीसीटी पे हाइड्रोजन आयन, अमोनिया है, क्रिएटिनाइन है, हिपुरिक एसिड है, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हैं, इन सारी की सारी चीज़ों का सिक्रीशन होता है और फिर ये आगे चल के यूरिन का पार्ट बनते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग लूप ऑफ हेनले के बारे में बात करें तो यूरिया जो है वो लूप ऑफ हेनले के थ्रू एंटर करता है यूरिन को, ठीक है। यूरिया एंटर करता है कहाँ पर, लूप ऑफ हेनले पर एंटर करता है डिफ्यूजन के हेल्प से, सिंपल डिफ्यूजन के हेल्प से। उसके बाद अगर हम लोग डीसीटी पे आएँ तो पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया और बाइकार्बोनेट आयंस जो है इनका सिक्रीशन कहाँ पर होता है, इनका सिक्रीशन होता है डीसीटी में। किस किस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, पोटेशियम का, हाइड्रोजन आयंस का, अमोनिया का और बाइकार्बोनेट आयंस का, इनका सिक्रीशन हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कहाँ पर, डीसीटी पे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया का रिमूवल हो रहा है ब्लड से, पीसीटी के अंदर आ रहे हैं, डीसीटी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये किस लिए ज़रूरी है, ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ब्लड का जो पीएच होता है यूजुअली न्यूट्रल ही पीएच होता है, 7.4 तक ब्लड का पीएच जा सकता है। तो हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का जो रिमूवल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ट्यूब्युलर सिक्रीशन जो है ये ऐसे तो वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट करने का या ह्यूमन किडनीज़ के फंक्शनिंग में बहुत ही कम या माइनर रोल प्ले करता है, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस होते हैं या डेजर्ट के एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है ये ट्यूब्युलर सिक्रीशन का जो प्रोसेस है ये वेस्ट के रिमूवल में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। सो मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, या ये कह सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली किस मैकेनिज्म से होता है। अभी तक हम लोग पढ़े कि रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन किस बेसिस पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेट के अंदर, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के हेल्प से होता है, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बेसिस पे होता है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये स्पेसिफिकली कहाँ पर लोकलाइज्ड होता है, ये लोकलाइज्ड होता है लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। क्योंकि लूप ऑफ हेनले जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यू शेप का होता है, लाइक दिस, है ना, यू शेप का होता है लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ हम लोगों ने क्या देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क होता है ना, बताया होगा मैंने आपको, जिसको कि हम लोग वासा रेक्टा कहते हैं, है ना। तो ये जो वासा रेक्टा है ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये कहाँ पर लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है आपका लूप ऑफ हेनले पर और वासा रेक्टा पर, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले के जो दो लिम्स हैं, ये जो है डिसेंडिंग लिम्ब है और ये जो है असेंडिंग लिम्ब है। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है, जो फिल्ट्रेट का फ्लो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें नीचे की तरफ होता है फिल्ट्रेट का मूवमेंट, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है फिल्ट्रेट का मूवमेंट, ठीक है। तो दोनों
के अंदर दोनों जो लिम्ब्स हैं लूप ऑफ हेनले के, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट चलता है। इस वजह से क्या होता है, एक काउंटर करंट जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये जो फ्लो ऑफ ब्लड है, ठीक है, जैसे कि फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो लूप ऑफ हेनले के जो दोनों लिम्स हैं उसमें भी काउंटर करंट में है। सिमिलरली ये जो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा में भी फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो किस डायरेक्शन में रहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इसमें भी क्या रहता है, काउंटर करंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो काउंटर करंट है, ठीक है, ये फ़ायदा कैसे करता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा जो है वो दोनों हमेशा एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे आसपास रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो काउंटर करंट है, ठीक है, वो इनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। किस चीज़ को, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है टूवर्ड्स द इंटरमेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, मतलब कि जो मेड्यूला वाला पार्ट है किडनीज का, ठीक है, तो मेड्यूला वाले पार्ट के तरफ उसके टूवर्ड्स ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में ये जो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है, ये दोनों चीज़ें जो है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के तरफ ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखने में हेल्प करती हैं। तो इससे क्या होता है कि एक ग्रेडियंट का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो अब ये जो ग्रेडियंट बनता है, ठीक है, ये मेनली किस चीज़ के वजह से बनता है, NaCl और यूरिया की वजह से ज़्यादातर बनता है ये ग्रेडियंट। ठीक है, तो NaCl जो है वो जो है उसको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है और उसको कौन रीअब्जॉर्ब कर रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बाद में NaCl जो है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या होता है कि रीअब्जॉर्ब होता है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है, ठीक है, डिसेंडिंग जो पार्ट है वासा रेक्टा का उसके साथ एक्सचेंज होता है। मतलब कि यहाँ पर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्ब हो रहा है और इसके साथ में जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वासा रेक्टा का उसके साथ क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यूरिया के बारे में बात करें तो यूरिया जो है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या होता है, एंटर करता है। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से एंटर करेगा और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, DCT के बाद में जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो वापस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की तरफ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि एंटर एक जगह से कर रहा है, एग्जिट दूसरे जगह से कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो ग्रेडियंट क्रिएट होता है या जो काउंटर करंट जो क्रिएट होता है, ठीक है, ये किस तरफ क्रिएट होता है, इंटरस्टिशियली जो मेड्यूला होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियम ऑफ मेड्यूला जो होता है उसके तरफ जो है ये ग्रेडियंट या ये काउंटर करंट जो है क्रिएट हो पाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से कि वाटर का जो इजी पैसेज है एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है, जो वाटर का इजी पैसेज होता है वो फैसिलिटेट हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के हेल्प से जो है इनिशियल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकलता है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो प्रोसेस है उसके हेल्प से 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। मतलब अगर 400 ml अगर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट होकर के सिर्फ 100 ml में क्या हो जाता है, बच जाता है, और 100 ml फाइनल यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के अलावा भी और कुछ हार्मोनल क्या कहना चाहिए अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू यूरिन का कंसंट्रेशन और होता है नेफ्रॉन के अंदर, तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये मैं आप लोगों को आज के लेक्चर के साथ में भेजूंगी, तो उसको आप लोग देखोगे उस डायग्राम को, तो उस डायग्राम को देख करके आप लोगों को काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।